वेलकम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर भी आपकी वही सीरीज कंटिन्यू है, काफी दिनों से चली रही है सीरीज। उसमें कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो मैं अपने नए यूजर्स और नए सब्सक्राइबर के लिए बताता हूँ। जो पुराने यूजर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो से स्किप करके सीधे क्वेश्चन से पहुंचे। देखिए, ये बेटा जो हमने सीरीज डिजाइन कर रखी है, इस सीरीज में हमने कोशिश क्या करी है कि 60% ऑफ क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल्स हो और 40% ऑफ क्वेश्चन हमारे थ्योरी हो। सही है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, इसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर आप एसएससी जेई के पेपर की बात कर लेते हैं, सही है, या फिर हम यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पेपर की बात कर लेते हैं, या फिर हम यूपी आरएनवीएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के पेपर की बात कर लेते हैं, या फिर सीएसईबी हो गया आपका छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, महाराष्ट्र में भी जेई का पेपर होता है, राजस्थान में जेई का पेपर होता है, बहुत सारे पेपर हैं। तो चलिए रेफरेंस पेपर मानते हैं एसएससी जेई। तो अगर बेटा एसएससी जेई की बात करते हैं तो एसएससी जेई में आप देखिएगा तो लगभग अगर पिछले 5 साल के पेपर की एनालिसिस करें, लगभग 60% ऑफ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होते हैं, 40% ऑफ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल रहते हैं। अब आप लोगों की टेंडेंसी क्या है? आप लोगों की टेंडेंसी रहती है कि न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हो, लेकिन थ्योरी वाले पोर्शन पे इतना कंसंट्रेट नहीं करते हो, जबकि बिना थ्योरी पढ़े आपका एग्जाम क्लियर होना पॉसिबल नहीं है। सही। तो यहाँ पे जो मैं 60-40 का रेशियो बोल रहा हूँ बेटा, ये ऐसा नहीं है कि ये रेशियो आपका सिर्फ एक इंडिविजुअल लेक्चर के लिए बोल रहा हूँ। ये जो रेशियो है आपका पूरी सीरीज के लिए बोल रहा हूँ। मान लेते हैं 200 से 220 से 250 लेक्चर जितने भी होंगे आपके, उतने पूरे लेक्चर के अराउंड में बोल रहा हूँ कि लगभग 60% हमारी कोशिश होगी न्यूमेरिकल इसमें रखें और 40% क्वेश्चन बेटा हम थ्योरी वाले रखें। उसके अलावा दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट बेटा यहाँ पे ये है कि लेवल ऑफ टिपिकलिटी या फिर डिफिकल्टी। अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी से मतलब क्या है? देखिए समझिए, अगर एसएससी जेई का पेपर है तो 180 मिनट का पेपर है आपका, ठीक है, 200 क्वेश्चन करने हैं। सही। अब 200 क्वेश्चन करने हैं तो यानी एक क्वेश्चन के लिए बेटा कितना समय मिलेगा आपको? एक क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 50 से 55 सेकंड मिलेगा, ठीक है ना, 50 से 55 सेकंड। तो अब ऐसा कोई पत्थर लकीर तो है नहीं या हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं कि हर एक क्वेश्चन आपका 50 से 55 सेकंड में ही हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके 10 सेकंड में हो सकते हैं, सही है, कुछ क्वेश्चन आपके 30 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके 60 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके 90 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ 120 सेकंड में, कुछ 150 सेकंड में। सही। मतलब क्वेश्चन 10 सेकंड से लेकर 2.5 मिनट तक वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पे और डिफिकल्टी पे आपका डिपेंड करता है। आप लोगों की टेंडेंसी क्या रहती है? जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो। अच्छी बात है, करना चाहिए कंसंट्रेट, सही है, लेकिन जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं उस पर कंसंट्रेट नहीं करते। और हमेशा याद रखिए, पेपर में आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आता है, एवरेज क्वेश्चन भी आता है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी आता है। और पेपर सिर्फ कठिन क्वेश्चन से नहीं निकलता, आसान क्वेश्चन से भी निकलता है, ठीक है। आपको तीनों ही टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो हमने आसान से आसान क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है और टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। और एक दो बातें कि अगर आपको कहीं भी लेक्चर में कोई दिक्कत आती है, कुछ आपको पूछना है, तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करिए, 101% आपको मेरी तरफ से रिप्लाई मिलेगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है तुरंत रिप्लाई ना मिले, 1 दिन 2 दिन 6 दिन बाद रिप्लाई मिले, लेकिन रिप्लाई आपको बेटा जरूर मिलेगा। और उसके अलावा इस सीरीज में हमने लगभग आपके सारे सब्जेक्ट कवर करे हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन हो, चाहे आपका पावर सिस्टम हो, चाहे आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आपका मेजरमेंट हो, ठीक है, चाहे आपका एस्टिमेशन का कॉस्टिंग हो, चाहे आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो। देखो एस्टिमेशन कॉस्टिंग का क्वेश्चन लिख भी रखा है मैंने, ठीक है। तो हर टाइप सारे हमने सब्जेक्ट इंक्लूड करे हैं। और दूसरा देखिए, एक लेक्चर में मेरे ख्याल से मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, और जनरली कई क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। अब जब बेटा मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन को आप तो रेडी होने ही है एक लेक्चर में। अब अगर आपको बेटा एक लेक्चर में 30 से 35 क्वेश्चन रेडी होने हैं तो इसका मतलब 10 दिन में कितने होंगे? लगभग 300 350, और एक महीने में 30 दिन में लगभग 1000 से 1500, और कंटिन्यू 6 से 7 महीने सीरीज देखते हो तो कम से कम बेटा आपके 6-7 हज़ार क्वेश्चन रेडी होंगे। अब आप खुद से एज्यूम करके देखो, जब आपके बेटा अगर 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन रेडी होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 6 से 7 हज़ार का मतलब है कि फिर आप कोई जेईई या ई का पेपर देने जाते हो तो बेटा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आज के लेक्चर में भी मैं आपको 2-3 कन्वेंशनल के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, वो भी देखेंगे, उनसे भी सीखने को मिलता है। कन्वेंशनल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसा मत सोचो सिर्फ कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ठीक है। उससे भी आपके एक कन्वेंशनल वाले क्वेश्चन से कम 5, 6, 10, 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप उस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ मैंने बेटा कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। अच्छा, एक बात, फॉन्ट साइज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों को फॉन्ट साइज की प्रॉब्लम होती है। मैं क्वेश्चन को बेटा 2 बार रीड करूंगा, भले 5-10 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन 2 बार रीड करने से फिर फॉन्ट साइज का इशू नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने शायद 6 क्वेश्चन लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा कुछ क्वेश्चन में बेटा मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, कुछ क्वेश्चन में मैं 3 ही ऑप्शन लिखता हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन 3 ही ऑप्शन लिख रखे हैं, तो वो होते 4 ही ऑप्शन हैं। इतनी जगह नहीं होती मेरे पास बोर्ड पे, इसलिए उस ऑप्शन को मैं स्किप कर जाता हूँ। यह है बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन।
फिर ये है थर्ड, फिर ये है आपका बेटा फोर्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। चलिए पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका। एन एनर्जी सोर्स forces a constant current of 5 amperes for 4 seconds to flow through a light bulb. If 3 kilojoule is given in terms of light energy, the voltage across the bulb is A ऑप्शन है बेटा 150 वोल्ट, बी है 75 वोल्ट, सी है 25 वोल्ट, डी है 100 वोल्ट। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। एन एनर्जी सोर्स forces a constant current of 5 amperes for 4 seconds to flow through a light bulb. If 3 kilojoule is given in terms of light energy, the voltage across the bulb is, सही है। ए है बेटा 150 वोल्ट, बी है 75 वोल्ट, सी है 25 वोल्ट, डी है आपका 100 वोल्ट। चलिए तो देखिए सबसे पहले सवाल सॉल्व करने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि सवाल की लैंग्वेज को बेटा आपको बहुत ध्यान से देखना होता है। तो देखिए लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे एनर्जी सोर्स की बात हो रही है, कांस्टेंट करंट ऑफ 5 एम्पियर, सही है। कांस्टेंट करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट है फॉर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए। टू फ्लो थ्रू ए लाइट बल्ब, लाइट बल्ब के थ्रू आपका फ्लो कर रहा है 3 किलो जूल। इफ 3 किलो जूल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ लाइट एनर्जी, द वोल्टेज अक्रॉस द, वोल्टेज आपसे पूछ रहा है कि भाई वोल्टेज आपका क्या होगा। ए ऑप्शन है 150 वोल्ट, बी है 75 वोल्ट, सी है 25 वोल्ट, डी है बेटा आपका 100 वोल्ट। तो देखिए जो टोटल चार्ज होता है वो आपका क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ डेल क्यू बराबर आई डेल टी। तो देखिए द टोटल चार्जेस, द टोटल चार्ज इज सही, डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई डेल्टा टी। अब यहां पे देखिए डेल क्यू क्या है, डेल क्यू है चेंज इन चार्ज, आई क्या है, आई है बेटा आपकी करंट, डेल्टा टी क्या है, ये है आपका चेंज इन टाइम। तो देखिए वेयर डेल क्यू ये क्या है आपका चेंज इन चार्ज, सही है। आई क्या है बेटा आपकी करंट, डेल्टा टी क्या है आपका चेंज इन टाइम, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं डेल क्यू आपका क्या होगा। देखो करंट की वैल्यू क्या दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 5 एम्पियर, और टाइम चेंज इन टाइम आपको क्या दे रखा है 4 सेकंड, यानी डेल क्यू आपका क्या निकल के आएगा, देखते हैं। डेल क्यू आएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए करंट की बात करें तो करंट क्या दे रखी है, करंट आपको बेटा 5 एम्पियर दे रखी है, 5 एम्पियर। सेम अगर डेल्टा टी की बात करें तो चेंज इन टाइम वो क्या दे रखा है फॉर 4 सेकेंड, यानी 4, यानी डेल क्यू आपका क्या आ गया, डेल क्यू आपका आ गया 20 कूलम। और आपको निकालना क्या है, आपको वोल्टेज निकालना है, फिर वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू। तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू, सही है। डेल डब्ल्यू यानी चेंज इन एनर्जी, वो आपको क्या दे रखा है सवाल में 3 किलो जूल, तो इसे मैं जूल में कन्वर्ट कर ले रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻3, सही है। और डेल क्यू की बात करूं तो डेल क्यू क्या है आपका, डेल क्यू है बेटा आपका 20, सही है। तो इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होकर आपका क्या आएगा, ये सॉल्व होकर आपका जाएगा 150 वोल्ट, यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहां मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिंपल सवाल में आपको देखो करंट दे रखी थी, करंट देने के बाद आपको चेंज इन टाइम दे रखा था, सही है, करंट दे रखी थी, चेंज इन टाइम दे रखा था। सिंपल आपने फॉर्मूला क्या लगाया, डेल क्यू बराबर आई डेल टी, आपने अपना चार्ज निकाल लिया डेल क्यू। उसके बाद सिंपल आपको क्या निकालना था, वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब, या फिर वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप तो होना ही है, सही है। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकलता है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू। चलिए आज लेक्चर का पहला सवाल बेटा आपका हो गया। अच्छा ये सवाल आपका 10 सेकंड कैटेगरी वाला है। जिस दिन आप मैंने तो भारी टाइम लगा रहा हूँ इन सवालों में, क्योंकि मुझे सारी बातें बतानी होती हैं। जिस दिन आप ये सवाल 15-15, 20-20 सेकंड में लगाने लग गए, उस दिन आप खुद से सोच लेना कि हाँ आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, तो बस हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट बेटा आपको है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूमेरिकल देखा था, थ्योरी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्टिमेशन से है। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन सीम वेल्डिंग इज, ए है बेयर वायर रोड्स, बी है हैवली कोटेड इलेक्ट्रोड्स, और सी है बेटा रोलर इलेक्ट्रोड्स। रिपीट कर रहा हूं, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन सीम वेल्डिंग इज, ए है बेटा बेयर वायर रोड्स, बी है आपका हैवली कोटेड इलेक्ट्रोड्स, सी है आपका रोलर इलेक्ट्रोड्स। तो बेटा क्या होता है, ये आपका होगा रोलर इलेक्ट्रोड्स। सही है। सीम वेल्डिंग अगर बात कर लेते हो, बेसिकली सीम वेल्डिंग आपकी क्या होती है, देखो एक होती है आपकी बेटा स्पॉट वेल्डिंग और एक होती है सीम वेल्डिंग। सही, तो सीम वेल्डिंग सिंपल होती है ए सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग। सही है, सीम वेल्डिंग इज नथिंग, सीम वेल्डिंग is nothing but it is series of continuous spot welding। देखो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और वेल्डिंग से आपके सब थ्योरी वाले क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो आपकी सीम वेल्डिंग है वो सिंपल कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग होती है। सही है। और दूसरी बात करें कि ये आपका होता क्या, और देखें तो इफ नंबर ऑफ स्पॉट ऑब्टेन बाय स्पॉट वेल्डिंग, इफ 8 पॉइंट और लिख लीजिए, इफ नंबर ऑफ spot obtained by spot welding। सही, इन्हें अगर हम पास पास रख देते हैं, सही पास पास रख देते हैं, या फिर मैं टेक्निकली बोल देता हूं कि स्पॉट्स ऑब्टेन्ड बाय स्पॉट वेल्डिंग इज प्लेस वेरी क्लोजली, सही, दैट दे कैन ओवरलैप, तभी आपको ओवरलैप करेंगे। स्पॉट वेल्डिंग closely then they will overlap। सही, तो जब ये एक दूसरे, जब आपने जो स्पॉट वेल्डिंग कर रखी है बिल्कुल पास पास में कर रखी है, सही है, सही है, तो जब पास पास में कर रखी वो आपका एज ए सीम वेल्डिंग हो जाता है। सही है, तो जब ये ओवरलैप वाली कंडीशन आती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सीम वेल्डिंग। तो इट गिव राइज टू सीम वेल्डिंग, इट गिव्स rise to seam welding। ठीक है, चलिए, तो देखो आप लोग कई बार बोलते हो कि मैं आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग के क्वेश्चन नहीं कराता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये पूरा बेटा आपका थ्योरी वाला हिसाब है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सही है, तो इसी वजह से, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने सीरीज में सारे इंक्लूड कर रखे हैं, चाहे आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग का हो, चाहे आपका यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283। देखिए, इन 3 फेज, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर, मैंने शॉर्ट में लिखा है इन 3 फेज, और ये भी मैंने फेज का एग्जाम में आपका बेटा ऐसा लिख के नहीं आएगा, एग्जाम में अगर आएगा तो जनरली आपके एग्जाम में लैंग्वेज होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इस तरीके से लिख के आता है, वहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। चलिए, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ए ऑप्शन है स्टेटर वोल्टेज, बी है बेटा स्पीड ऑफ रोटर, सी है आपका रोटर रिएक्टेंस। रिपीट कर रहा हूं, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ए है स्टेटर वोल्टेज, बी है बेटा स्पीड ऑफ रोटर,
और सी है आपका रोटर रिएक्टेंस। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात हो रही है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की अगर मैं मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो उसका आपको बेटा फॉर्मूला क्या होता है, सही। 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में जो आपका मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है v² 2 ओमेगा Sm x2, सही है। तो देखिए जो आपका इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है, सही है, v² 3 ओमेगा x2। तो देखिए बेटा मैक्सिमम टॉर्क की बात हो रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क आपका रोटर रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर आप रोटर रिएक्टेंस की वैल्यू को कम करोगे तो आपका मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आप रोटर रिएक्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आपका मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज होगा। तो यहां पे आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, रोटर रिएक्टेंस, सही। तो देखो ये सारे क्वेश्चन 5-5 सेकंड वाले हैं, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपके फॉर्मूला ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं ध्यान है तो बेटा फिर सवाल ये होगा ही नहीं, सही। चलिए मशीन पे पहुंच गए, ठीक। अब मशीन से हम आ जा रहे हैं बेटा पावर सिस्टम का क्वेश्चन लिखा है मेरे ख्याल से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोइंसिडेंस फैक्टर इज द रेसिप्रोकल, चलिए मैं आपको बोल तो रही हूं, रिपीट करो, ध्यान सुनिएगा। कोइंसिडेंस फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ, ए है बेटा आपका लोड फैक्टर, बी है आपका प्लांट यूज फैक्टर, सी है आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। रिपीट कर रहा हूं, कोइंसिडेंस फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ, ए है बेटा आपका लोड फैक्टर, बी है बेटा आपका प्लांट यूज फैक्टर, सी है आपका डाइवर्सिटी फैक्टर, सही। तो किसका रेसिप्रोकल होता है ये होता है बेटा डाइवर्सिटी फैक्टर का, ठीक है। जो कोइंसिडेंस फैक्टर होता है वो आपका रेसिप्रोकल होता है डाइवर्सिटी फैक्टर के। और वैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि कोइंसिडेंस फैक्टर होता क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर बेटा कोइंसिडेंस फैक्टर की मैं बात करता हूं तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ पीक लोड ऑफ सिस्टम टू द सम ऑफ पीक लोड ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, सही है। डेफिनेशन आप भी लिख लीजिए अपने नोट्स में। इट इज रेशियो ऑफ पीक लोड, इट इज रेशियो ratio of peak loads of system to the sum of loads of the system बेसिकली जो आपका जो कोइंसिडेंस फैक्टर होता है वो डाइवर्सिटी फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स रेसिप्रोकल होता है, सही है। तो यही है, इट इज द रेशियो ऑफ पीक लोड्स ऑफ सिस्टम टू द सम ऑफ पीक लोड्स ऑफ सिस्टम, it is the ratio of peak loads of the system to the sum of जो इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं, सही। सम ऑफ पीक लोड्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट, सम ऑफ पीक लोड्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन ध्यान रखने में दिक्कत रहती है। तो ये आपका क्या होता है, ये होता है बेटा आपका कोइंसिडेंस फैक्टर, सही है। अब मैं कोइंसिडेंस फैक्टर की वैल्यू की बात करते हैं, सही। तो हाईएस्ट पॉसिबल जो कोइंसिडेंस फैक्टर होता है वो होता है आपका 1, सही। द हाईएस्ट पॉसिबल, और ऑब्वियसली बात है जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपके सेम हो जाएंगे तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कोइंसिडेंस फैक्टर इज 1। जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कोइंसिडेंस फैक्टर की होगी वो आपकी क्या होगी, 1 होगी, सही है। या फिर मैं ये बोल सकता हूं दूसरे टर्म में, आप ये बोल सकते हैं कि कब होती है 1 आपकी वैल्यू, कब होगी, जब ऑल द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर ऑपरेटिंग एट पीक लोड एट सेम टाइम,
सही है, मतलब जितने भी आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट है वो सारे के सारे एक ही समय, यानी पीक लोड जो है वो आपका सबका जो पीक लोड है वो एक ही समय पे आ जाए। सही है, ऑल द मैं लिख भी दे रहा हूं, वैन, मैंने क्या बोला, जितने भी आपके लोड हैं, सही है, जितने भी आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, when all the individual components, when all the individual components are operated, सही, operated at peak load, सही है, at peak load at same time, operated at peak load at सेम टाइम। सही, तो ये कहानी बेटा किसकी थी, ये कहानी थी आपकी कोइंसिडेंस फैक्टर की। थोड़ा सा डाइवर्सिटी फैक्टर देख लेते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर से ही बेटा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर भी देख लेते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है आपका, अगर डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करते हैं, सही, तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, ये इसका रेसिप्रोकल है किसका, कोइंसिडेंस फैक्टर, तो इसे हम बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ पीक लोड्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन ए सिस्टम टू पीक लोड ऑफ इंटायर सिस्टम। सही है, इट इज रेशियो ऑफ सम ऑफ पीक लोड्स, इट इज रेशियो ऑफ सम ऑफ पीक लोड्स। सही, एक तो आपका पीक लोड हो जाएगा, सही है, एक तो आपका पीक लोड हो जाएगा, और किसका होगा, पीक लोड ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन ए सिस्टम, पीक लोड्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इट इज रेशियो ऑफ सम ऑफ पीक लोड्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन ए सिस्टम, और किसके साथ इसका रेशियो होगा, टू पीक लोड ऑफ इंटायर सिस्टम, टू पीक लोड ऑफ इंटायर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर होता है। सही, अब जितना ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है, सही है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो इंडिविजुअल लोड्स होते हैं वो उतने ही ज़्यादा आपके पीक टाइम में डाइवर्स होते हैं। ठीक है, और डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करी जाए कि इफ अगर आपके जितने भी इंडिविजुअल लोड्स हैं, सही, वो सारे के सारे एट अ पीक लोड पे सेम टाइम पे आपके ऑपरेट करें। सही, मतलब मान लेते हैं आपका 1 2 3 4 इंडिविजुअल लोड का मतलब क्या है कि माना एक लोड ये हो गया, माना ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब है, सही है, अलग अलग आपके इंडिविजुअल लोड्स हो गए, ये सारे के सारे इनका जो पीक लोड आ रहा है, सही है, सारे के सारे ऑपरेटेड एट पीक लोड एट सेम टाइम, सबके सब सेम टाइम पे अगर ऑपरेट करते हैं तो उस केस में आपका डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। सही है, चलिए पॉइंट लिख नहीं रहा हूं, मैंने बता दिया, अगर सारे इंडिविजुअल लोड्स बेटा का जो पीक लोड है वो सेम टाइम पे आ रहा है तो वहां पे डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, वहां पे डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू बेटा आपकी 1 होती है। ठीक है, यही पूछा जाता है एग्जाम में। सही, या फिर ये बोल सकते हैं रेशियो की बात कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसकी वैल्यू सेम हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू आपकी 1 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इफ ए लोड ऑफ सिंक्रोनस मोटर, मैंने शॉर्ट में लिखा है सिंक्रोनस, सही, वैसे आपका एग्जाम में बेटा इसी तरीके से लिख के आना है, सिंक्रोनस। ठीक है, देखिए, इफ ए लोड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज, सही, इंक्रीज हो रहा है, while keeping the fixed excitation constant, then ये है बेटा पावर फैक्टर, मैंने शॉर्ट में लिखा है पावर फैक्टर विल इंक्रीज। अच्छा, एग्जाम में ऐसे ये साइन नहीं बना होगा, एग्जाम में INCREASE लिखा होगा। सही है, ए है पावर फैक्टर विल इंक्रीज, पावर एंगल डिक्रीज। बी है बेटा पावर फैक्टर विल डिक्रीज, पावर एंगल इंक्रीज। सी है बेटा पावर फैक्टर एंड पावर एंगल इंक्रीज।
और डी है बेटा आपका पावर फैक्टर एंड पावर एंगल डिक्रीज। सही, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। इफ ए लोड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज while keeping the fixed excitation constant, then A है बेटा पावर फैक्टर विल इंक्रीज, पावर एंगल डिक्रीज। B है बेटा पावर फैक्टर विल डिक्रीज, पावर एंगल इंक्रीज। C है बेटा पावर फैक्टर एंड पावर एंगल इंक्रीज, और D है बेटा पावर फैक्टर एंड पावर एंगल डिक्रीज। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बताइए यहां पे क्या बोल रहे हैं कि सिंक्रोनस मोटर की कहानी है, और सिंक्रोनस मोटर में क्या हो रहा है कि आपके लोड को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पावर फैक्टर आपका डिक्रीज करेगा और पावर एंगल आपका इंक्रीज करेगा। सही, तो देखिए अगर मैं नॉर्मल एक्साइटेशन की, सिंक्रोनस मोटर की बात हो रही है, ठीक है, यहां पे बात हो रही है आपकी सिंक्रोनस मोटर की। ठीक है, और सिंक्रोनस मोटर की भी किस केस में बात हो रही है आपकी, नॉर्मल एक्साइटेशन की। सही है, नॉर्मल एक्साइटेशन में देखिए, अब अगर मैं सिंक्रोनस मोटर में नॉर्मल एक्साइटेशन की बात करता हूं तो क्या कहानी होती है। देखिए वैन, और मैं मान के चल रहा हूं कि मोटर आपकी लाइट लोड पे रन कर रही है। सही, वैन द मोटर इज रनिंग एट लाइट लोड, और फिर हम लोड को इंक्रीज करेंगे। व्हेन द सिंक्रोनस मोटर रनिंग एट लाइट लोड। सही है, तो जब आपकी सिंक्रोनस मोटर लाइट लोड पर रन करेगी और हम अब धीरे धीरे लोड को जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो आपका टॉर्क एंगल होगा वो अल्फा वन, जिसे हम टॉर्क एंगल को अल्फा वन बोलते हैं, वो आपका क्या होगा, छोटा होगा। सही, टॉर्क एंगल अल्फा वन इज स्मॉल, टॉर्क एंगल अल्फा वन इज स्मॉल। सही है, जो आपका टॉर्क एंगल अल्फा वन होगा वो आपका क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। तो जब ये आपका स्मॉल होगा तो ऑब्वियस सी बात है ई आर वन, सही है, वो भी आपका क्या होगा, स्मॉल होगा, ई आर वन इज स्मॉल। अब बेटा अगर ई आर वन आपका स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी आर्मेचर करंट होगी आई ए वन, सही है, वो भी आपकी क्या होगी, स्मॉल होगी। और बेटा जब आपका आई ए वन स्मॉल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका फाई वन होगा, सही, वो भी आपका स्मॉल होगा। अब बेटा अगर फाई वन स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका बेटा कॉस फाई वन होगा वो आपका क्या होगा, लार्ज होगा। सही है, तो पावर फैक्टर आपका रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा, और पावर एंगल बेटा आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन और रह गया, वो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर से हम इंडक्शन मोटर पे ही पहुंच, अगला क्वेश्चन भी आपका इंडक्शन मोटर का ही है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है ये। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। द टॉर्क डेवलप बाय थ्री फेज, सही, थ्री फेज वैसे लिखा जाएगा, थ्री THREE द टॉर्क डेवलप बाय थ्री फेज 400 वोल्ट इंडक्शन मोटर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया IM, इंडक्शन मोटर इज 200 न्यूटन मीटर। इफ सप्लाई वोल्टेज इज 200 वोल्ट, डेवलप टॉर्क देन इज डेवलप टॉर्क। अच्छा चलिए डेवलप टॉर्क निकालना है। ए है आपका 200 न्यूटन मीटर, बी है बेटा आपका 100 न्यूटन मीटर, सी है बेटा आपका 50 न्यूटन मीटर, डी है आपका 400 न्यूटन मीटर। रिपीट कर रहा हूं, द टॉर्क डेवलप बाय थ्री फेज 400 वोल्ट इंडक्शन मोटर इज 200 न्यूटन मीटर। इफ सप्लाई वोल्टेज इज 200 वोल्ट, डेवलप टॉर्क देन इज 200 न्यूटन मीटर। ए ऑप्शन है, बी है बेटा 100 न्यूटन मीटर, सी है 50 न्यूटन मीटर, और डी है बेटा आपका 400 न्यूटन मीटर। तो देखिए यहां पे किसकी बात हो रही है, पहली बात तो टॉर्क डेवलप की बात हो रही है, टॉर्क कितना डेवलप होगा आपका वो कैलकुलेट कर लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। थ्री फेज मशीन की बात है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज कितना है बेटा 400 वोल्ट,
और डेवलप टॉर्क होता है इन्होंने दे रखा है 200 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपने सप्लाई वोल्टेज को बेटा चेंज कर रहे हैं, ये अपने सप्लाई वोल्टेज को क्या कर दे रहे हैं, ये अपने सप्लाई वोल्टेज को बेटा 200 वोल्ट कर दे रहे हैं। तो अब इस केस में बेटा आपका क्या डेवलप टॉर्क होगा, सही है। तो डेवलप टॉर्क देखिए, टॉर्क बराबर क्या होगा, 180 अपॉन, मैं आपको कई सारे फॉर्मूले बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, 2 पाई NS, सही, इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू मल्टीप्लाई होती है आपकी SV स्क्वायर R2, SV स्क्वायर R2, सही, और डिवाइड किससे करेंगे, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, वो X स्क्वायर X2 स्क्वायर, सही है। R2 स्क्वायर प्लस स्लिप हो गई और फिर सिंक्रोनस रिएक्टेंस हो गया। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, टॉर्क डेवलप का। यहाँ पे V क्या है, V आपका सप्लाई वोल्टेज है, सही है। S क्या है, S आपका स्लिप है, सही। NS क्या है, NS आपका सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे खैर देखिए, यहाँ पे बेटा जो आप, और T आपका टॉर्क है, तो टॉर्क देखिए यहाँ पे टॉर्क बेटा आपका किसके प्रोपोर्शनल है, टॉर्क आपका वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, सही है। तो इस एक्सप्रेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो टॉर्क है मेरा वो मेरा सप्लाई वोल्टेज से प्रोपोर्शनल में। तो यहाँ पे बेटा मैं दो केस बना सकता हूँ। पहला केस बना ले रहा हूँ कि भाई V1 मेरा 400 वोल्ट है, तो जब V1 मेरा 400 वोल्ट है तो τ1 मेरा है 200 न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, या फिर चलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, सही है। τ1 अपॉन τ2 बराबर क्या लिख सकता हूँ, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। तो पहला केस क्या है, टॉर्क 1 400 वोल्ट 200 न्यूटन मीटर, τ1 200 हो गया, ठीक है। ये τ2 मुझे फाइंड आउट करना है। V1 मेरा क्या था 400 वोल्ट और V2 मेरा क्या है 200 का स्क्वायर, सही। यहाँ से सीधे वैल्यू निकाल लीजिए, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले रहा हूँ कि क्या वैल्यू आएगी। ये वैल्यू देखते हैं, टू हंड्रेड इंटू 200 डिवाइड बाय 400 इक्वल टू डिवाइड बाय 400 50। ये वैल्यू आपकी सॉल्व क्या आएगी, 50 न्यूटन मीटर, 50 न्यूटन मीटर। तो कौन सा ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा, आपको जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देखो सवाल सिंपल था, आपको एक केस में टॉर्क की वैल्यू दे रखी थी कि भाई अगर इतना मेरा सप्लाई वोल्टेज है तो इतना मेरा टॉर्क डेवलप हो रहा है। अब इन्होंने क्या करा, अपना सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर दिया। जब सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करे तो ऑब्वियस सी बात है अब जो टॉर्क डेवलप होगा वो चेंज हो जाएगा। वो आपसे पूछ रहा था। तो सिंपल, आपको बस एक रिलेशन ये पता होना चाहिए कि जो आपका टॉर्क डेवलप्ड होता है वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये रिलेशन पता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और अगर ये रिलेशन नहीं पता है तो फिर सवाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। मैं आपको एक दो कन्वेंशनल क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको लिख के दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। कन्वेंशनल क्वेश्चन को ऐसे लेने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव सी में कन्वेंशनल कहाँ से आ गए, सही। आप बिल्कुल बस ध्यान से देखिएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन से कितने आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है।